Hello everyone. Very good afternoon to all of you. Very good morning to all of you. Once again, welcome you all on Exam Aspirants platform. आप सभी लोगों का फ्रेंड्स once again Exam Aspirants platform पर वेलकम है. चलिए एक बार सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बता दीजिए दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके. तो अगर मेरा ऑडियो वीडियो ओके है तो सेशन स्टार्ट करते हैं. चलिए एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए दैट ऑडियो एंड वीडियो दोनों ओके है. तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. टुडे सेशन विल डिस्कस सम पॉइंट्स. ठीक है. वेरी गुड आफ्टरनून सुभाष. चलिए तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. आज के सेशन में हम लोग जो है अपना एक पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, है ना. उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन एक बार बता देता हूँ, है ना. और आज हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, है ना. तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको टाइमलाइन जो है वो समझा देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी. देखिए अगर मैं हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करूं तो मैंने आपको कहा था हिस्ट्री को हम मल्टीपल सेगमेंट में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, है ना. डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से हम हिस्ट्री जो है पढ़ते हैं तो हमारे लिए पढ़ना आसान होता है. एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि हिस्ट्री में फैक्ट्स को ध्यान रखने के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए. एक आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए. अगर आपको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें समझ में आती हैं तो हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है और हमें आराम से जो होती हैं वो चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती हैं. ठीक है. तो चलिए उसी चीज़ को फोकस करते हुए हम समझेंगे. ठीक है. तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था अगर मैं सिंपली कहूँ इतिहास क्या होता है तो अतीत का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसको हम इतिहास कहते हैं, है ना. द स्टडी ऑफ पास्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन बेसिकली नोन एज हिस्ट्री. पुराने समय की जो अतीत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जो अध्ययन होता है, उनकी जो स्टडी होती है वो इतिहास कहलाता है. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास के तौर पर जानते हैं, इतिहास के तौर पर समझते हैं. ठीक. और अगर हम इतिहास को जो है डिवाइड करने की कोशिश करें, अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है डिवाइड करने की कोशिश करें, इतिहास को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसको 3 सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. वैसे फर्दर एक बाइफर्केशन हो सकता है बट मेजर यहाँ पर 3 कैटेगरीज जो है हमें देखने को मिलती हैं. 3 कैटेगरीज कौन कौन सी, अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल. सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल. प्राग ऐतिहासिक काल, है ना. क्लासिफिकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं. प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड के भी नाम से जानते हैं. इतिहास वैसे हिंदी में ध्यान रखना आसान होता है. ठीक है. एक छोटी सी लाइन है ना कि हिस्ट्री पॉलिटी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफ़ा, है ना. ये आपने सुना होगा कि हिस्ट्री और पॉलिटी को अगर आपको सीक्वेंस में अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप क्या होगा, भूल जाएंगे. इसीलिए जो है क्लास में हम चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी बातें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएं. घर पे आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा. एक बात और ध्यान रखिएगा, डेली का डेली रिवीजन करते रहिएगा. जो भी क्लास में पढ़ाया जाए डेली का डेली उसका रिवीजन करते रहिए, है ना. जैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, है ना. मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं इसके. ठीक है. तो वो जैसे ही जो है आपका वीक कंप्लीट होगा, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको उसको नोट्स दे दूंगा. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि अगर हिस्ट्री आपके यहाँ पर दिमाग में बैठने लगी तो आपके आराम से जो है काम चल जाएगा. बहुत ज़्यादा इधर उधर नोट्स स्टडी मटेरियल के लिए पीछे बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका हिस्ट्री में आपका काम हो जाएगा और आराम से आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो बिल्कुल इसको भरोसा रख के ध्यान से देखिए. चलिए पहला हमें देखने को मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल, आपको देखने को मिलता है प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको हम कहते हैं. दूसरा हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स आद ऐतिहासिक पीरियड. आद ऐतिहासिक काल हमें देखने को मिलता है. आद ऐतिहासिक को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसको हम कहते हैं. ठीक है. प्रोटो हिस्टोरिक इसको पीरियड के नाम से जानते हैं. और अगला हमें देखने को मिलता है ऐतिहासिक काल. अगला हमें देखने को मिलता है ऐतिहासिक काल.
ऐतिहासिक काल को हम लोग नाम से जानते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक बार थोड़ा सा सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया भी दिया था, बट आज हम इसको प्रॉपरली जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हिस्ट्री का, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पर कुछ और बातें देखिएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड ये वो खंड है जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। मैंने आपको बताया था, अगर जो है मानव का पालना जो है, अगर बात करें सर्वप्रथम जो है मानव की अगर बात करें तो ह्यूमन का जो सारा सेगमेंट आपको देखने को मिलता है, तो मानव सभ्यता का पालना जो है वहाँ पर अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो है मानव सभ्यता जो है कहाँ देखी गई थी, या ह्यूमन्स की कहाँ जो एक्टिविटीज़ देखने गई थी, तो सभ्यता का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन अगर जो सिविलाइज्ड है ना, जो सभ्य मानव जो हैं, थोड़ा सा सभ्यता का जो है प्रतीक जो आपको देखने को मिलता है, तो एशिया की बात करते हैं। सिविलाइज मतलब जो थोड़ा पढ़ लिख लिया, मानव का पालना जो है ना अफ्रीका को हमने कह दिया, लेकिन सब है ना सभ्यता का पालना है ना, सिविलाइजेशन का जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो उसमें एशिया को माना जाता है, क्योंकि एशिया में जो सभ्यताएं पाई गई है ना, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो आपको बेहतरीन सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड जो लोग पुराने समय में जो पाए गए हिस्ट्री में, उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न आपको जो सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करेंगे, है ना, तो उसमें जो है हम पाएंगे कि वो सबसे जो है आधुनिक थी और वो एशिया के रीजन में ही पाई गई थी। तो सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, और वैसे मानव का पालना जो है वो अफ्रीका को हम कह देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल, हम इसको कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, या प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है, इस पर्टिकुलर हिस्टोरिक पीरियड को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 4 खंडों में या 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं और उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फटाफट इसके बारे में लिखूँ यहाँ पर, है ना, तो इसको हम 4 हिस्सों में तोड़ते हैं और 4 हिस्सों में हम इसकी जो है चर्चा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम 4 हिस्सों में तोड़ें तो एक तो आपको इसमें देखने को मिलता प्राग ऐतिहासिक काल का पुरा पाषाण काल, इसको हम स्टोन एज के भी नाम से जानते हैं। इसमें आपको एक देखने को मिलता है पुरा पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता पत्थर, तो पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल, है ना, प्रोटो मेटो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद आपको देखने को मिलता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को फ्रेंड्स हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, तो नव पाषाण काल या फिर इसको उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद जहाँ पर सबसे पहले तांबे की धातु की खोज की गई थी, तो इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, जो है आपको इसमें देखने को मिलता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में बेसिकली क्या हुई थी, तांबे की खोज की थी। आज हम इन्हीं पर जो है चर्चा करेंगे, यहाँ से अपनी चर्चा जो है हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब हम आदि ऐतिहासिक पीरियड में आएंगे, है ना, या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आएंगे, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम फ्रेंड्स किसकी चर्चा करेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम जब जो है चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की। हम लोग बिल्कुल जो है बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर आपको हिस्ट्री आप जीरो है, हिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तब भी आप यहाँ से सेशन स्टार्ट करेंगे, और जब लास्ट में जब हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट होगा विद इन 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, तो आपको हिस्ट्री में एक अच्छा लेवल आपका जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन बेसिक फाउंडेशन, बेसिक जो है मजबूत होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर आपको वो बेसिक कंसेप्ट जो है स्टार्टिंग से क्लियर है तो चीज़ें समझने आसान हो जाती है, तो आपको घटनाक्रम आराम से समझ में आने लगेगा। बाद में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी होती है, उन पर भी हम आगे चल के बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलेगी इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, ये सब यहाँ पर आपको हम जो है डिस्कशन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऐतिहासिक कालखंड, हिस्टोरिक पीरियड, है ना। हिस्टोरिक पीरियड को हम 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। एंशियंट इंडिया, वैदिक काल हो गया,
है ना, इसको हम 3 से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम, एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड को फ्रेंड्स कहा जाता है वैदिक काल। इसको आप वैदिक काल खंड के भी नाम से जानते हैं। वेदों की रचना की गई थी तो वो वैदिक काल, तो वैदिक काल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एंशियंट के बाद मेडिवल, मेडिवल पीरियड देखने को मिलता है, मेडिवल हिस्ट्री देखने को मिलती है। इसको मध्यकाल कहते हैं। और उसके बाद तीसरा आपको देखने को मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है। मॉडर्न टाइम आपको देखने को मिलता है, मॉडर्न पीरियड। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वैदिक काल हो गया, मध्यकाल हो गया, और मॉडर्न जो है आपका हो गया आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मॉडर्न के अंदर ही हम नेहरू पीरियड को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 3 जो है सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। क्लासिफिकेशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपने पॉलिटी मेरे से पढ़ रखी पहले या पॉलिटी आपने कभी पढ़ा हो, तो पॉलिटी को मैंने बिल्कुल बेसिक से आपके लिए कवर किया था, है ना। इन द सिमिलर वे आई एम कनेक्टिंग हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री को भी आप बिल्कुल बेसिक सिमिलर तरीके से जो है कवर अप करेगा। चीज़ें आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, चीज़ें आपको ध्यान देंगे। तो ऐतिहासिक कालखंड में जब आते हैं, ऐतिहासिक कालखंड में जब आते हैं, हिस्ट्री के पीरियड में आते हैं, तो अब तक जो भी सब कुछ चल रहा है वो आपको ऐतिहासिक कालखंड के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आपको एंशियंट इंडिया देखने को मिलता है। एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे ज़्यादा बहुत काम का नहीं होगा, वो हम आगे थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख लेंगे, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे चल के कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारी जो चर्चा स्टार्ट होगी, आज जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, वो किस पर स्टार्ट करेंगे हम? प्राग ऐतिहासिक काल पर हम अपना चर्चा स्टार्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक बेसिक आउटलाइन कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर हम इन तीनों कालखंडों को देखें, इन तीनों टाइम स्पैन को अगर हम देखें, तो हमें आखिरकार कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर होता क्या था, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि आपको कैसे पता चला ये सर प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या देखने को मिला, या ऐतिहासिक काल में क्या देखने को मिला, आखिर पहचानेंगे हम कैसे, है ना। कहते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए होता है, हमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एविडेंसेस कई तरीके के हो सकते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, है ना। जो सबूत हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर मैं बात करूं, जिसको हम पुरातात्विक अवशेष हम कह सकते हैं, है ना। जैसे किसी जो है व्यक्ति का कंकाल वगैरह मिल जाना, है ना, या फिर कुछ खुदाई से कुछ पत्थर निकल जाना, है ना, कोई आर्किटेक्ट कोई स्ट्रक्चर निकल आना, है ना। तो ये सब क्या होगा, है ना, या कुछ सिक्के वगैरह निकलना, ये सब क्या है आपका पुरातात्विक जो है कहते हैं ना एविडेंस है, या फिर पुरातात्विक हमें साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या हो गया, वो एविडेंसेस जो कि जो है वहाँ पर खुदाई वगैरह से या फिर इस तरीके से जो है मिले हैं या फिर पाए गए हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना, या फिर पुरातात्विक जो है साक्ष्य उनको हम कहते हैं। एक तो साक्ष्य पुरातात्विक हो सकता है, भाई हमें कैसे पता चला उस समय क्या क्या हुआ, तो हमने पुरातात्विक साक्ष्य के हिसाब से चीज़ों को खोज लिया। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे अभी हम लोगों की मान लेते हैं क्लास चल रही है, आप कहीं अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं और मैं आपको भी क्लास पढ़ा रहा हूँ। इन फ्यूचर जो है मान लेते हैं इस समय बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए और हम लोग उसमें डूब जाएं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, 10-20 साल बाद 50 साल बाद कोई यहाँ खुदाई वगैरह करे और हम लोगों के कंकाल वगैरह मिले उसको, है ना, डिजिटल बोर्ड के कुछ हिस्से मिले, कंप्यूटर का कुछ उसको हिस्सा मिले, तो वो उस समय के हिसाब से वो कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि यार उस समय लग रहा है सर पढ़ा रहे थे, कुछ माइक के कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ सबूत मिले, कुछ बोर्ड के सबूत मिले, कुछ कंकाल वगैरह मिले, तो मतलब सर कुछ क्लास वगैरह ले रहे थे और आप हो सकता है पढ़ते समय पेन वगैरह कॉपी वगैरह लेके बैठे हों, तो आपका भी कुछ साक्ष्य वगैरह मिले कि आप चेयर पर बैठे हों, कुछ कॉपी किताब के कुछ एविडेंसेस अगर मिल जाएँ तो वहाँ मिल जाएँ, पेन का कुछ साक्ष्य मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए। तो ये जो चीज़ें मिल रही हैं इसको हम कहते हैं आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, या फिर हम इसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो जब हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, एक तो क्या करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स के थ्रू, या आर्कियोलॉजिकल साइट्स या फिर हम पुरातात्विक जो एविडेंसेस होते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, उनके तहत जो है एक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एक तो ये चीज़ हमें मिलती है।
दूसरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, हमें कुछ रिटन एविडेंसेस मिल जाए, कुछ लिखित हमें जो है हमें जो है एविडेंस मिल जाए, है ना, या कुछ हमें लिखित साक्ष्य मिल जाए। लिखित साक्ष्य का मतलब क्या हुआ, कहीं कुछ जो है कहीं कुछ स्क्रिप्ट पत्थरों पर कुछ लिख दिया गया हो, है ना, कहीं कुछ शिलालेख वगैरह कुछ मिल गए हों, कहीं कुछ लिखा हो। तो जो लिखा हुआ एक हमें स्क्रिप्ट, है ना, लिपि का बेस जो है कुछ हमें साक्ष्य मिल जाए। ठीक। दूसरा हो सकता है कि मान लेते हैं कोई विदेशी यात्री कोई भारत आया हो, या फिर किसी भी जगह कोई किसी कालखंड में कोई जो है कोई विदेशी यात्री आया हो, उसने कुछ लिखा हो और उसके जो लिखे हुए सापेक्ष हैं वो हमें रिटन फॉर्म में कुछ मिल जाए, है ना। तो मतलब कुछ लिखित साक्ष्य हमें मिल जाए एविडेंसेस के साथ, जिनको हम पढ़ भी सकें। तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से हम हिस्ट्री का एविडेंसेस का अध्ययन करते हैं। अभी थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत सारी अच्छे से क्लियर होंगी, और ये सब क्या है अलग अलग हम इनको पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या, जब हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, या फिर हम ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड था, जो प्राग ऐतिहासिक काल था, यहाँ से केवल और केवल हमें जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या हुआ, केवल पुरातात्विक हमें साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, कि भाई नर का कंकाल मिल गया, कुछ पत्थर के टुकड़े मिल गए, तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ यार उस समय के लोग जो है इस तरीके के जो है पत्थरों का मान लेते हैं, जानवर का शिकार करने का प्रयोग करते थे, है ना, हथियारों का थोड़ा बहुत बड़े हथियारों का प्रयोग कर लेते थे, या फिर इसी समय जो है हम देखेंगे कि आग की खोज हुई थी, है ना, और आग की खोज जो है वो अचानक से हो गई थी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लोगों ने कुछ लिखा नहीं था। लिखना यहाँ के लोग इस समय के जो प्राग ऐतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोग बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते थे, है ना, लिखना वगैरह बिल्कुल लिखना पढ़ना तो इनको बिल्कुल आता ही नहीं था। बिल्कुल शुद्ध देसी गंवार की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल ये जो है पूरी गंवार थे। गंवार मतलब लिखना पढ़ना कुछ भी बिल्कुल नहीं जानते थे। इसका मतलब ये है, गांव में जो कह रहता है उसको गंवार नहीं कहते। गंवार कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था। तो ये ऐसी कंडीशन थी उनकी उस समय। यहाँ पर लेकिन ये थोड़ा सा चित्रकारी करना जानते थे। पत्थरों पर इनके कुछ पेंटिंग्स वगैरह, या पत्थरों पर कुछ जो है वहाँ पर इन्होंने कुछ जो है पत्थरों पर थोड़ी सी खुदाई उदाई करके वहाँ पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रखे थे। ऐसे कुछ हमें जो है सापेक्ष जो है ऐसे कुछ हमें साक्ष्य जो है या फिर एविडेंसेस जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या प्राग ऐतिहासिक काल के लोग लिख सकते थे? क्या यहाँ पर स्क्रिप्ट या फिर कुछ लिखी हुई एविडेंसेस पाया गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य क्या हमें केवल मिले, केवल हमें जो एविडेंसेस हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस ही मिले, वही पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें मिले। ठीक है, कंकाल वगैरह मिल गया, हड्डियाँ वगैरह मिल गई, कुछ पत्थर वगैरह मिल गए, इस तरीके की चीज़ें हमें सबूत के तौर पर मिली। ठीक है, अगला जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल, या फिर इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही, भाई पुरातात्विक साक्ष्य तो हमेशा मिलेगा। आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो तो सभी काल में रहेगा, है ना भाई। हड्डियां हैं, कुछ दब गया है, कुछ ज़मीन के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, वो तो हम खुदाई करेंगे। डायनासोर की भी हड्डियां अभी तक मिल रही हैं, तो वो तो मिलना ही मिल रहा है। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो सब में होना है। लेकिन जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, जब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आते हैं, तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पर हमें आर्कोलॉजिकल साइट्स के साथ साथ, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमें यहाँ पर एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। मतलब हमें कुछ स्क्रिप्ट, कुछ लिखी हुई लिपियाँ भी हमें देखने को मिलती है, स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ के लोग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिख सकते थे, या लोग लिखते थे, या लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। यहाँ पर लोग लिख सकते थे, लेकिन भाई हमारी दुर्भाग्य की बात ये रही, इन्होंने ऐसा लिखा कि हम आज तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। हाँ, इन्होंने ऐसी लिखाई की कि हम आज तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक, थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझते रहिएगा ताकि हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी, और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आद्य ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जो है लोग जो है वो लिखना जानते थे कि नहीं जानते थे? क्या वो लिख सकते थे? क्या वो राइटिंग्स करते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। वहाँ पर आपको पत्थरों पर लेख वगैरह उनको आपको लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन यहीं पर ये बनता है, क्या जो है आद्य ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें लिखी गई हैं
क्या वो रीडेबल थी, क्या वो पढ़ने लायक थी, क्या उनको हम पढ़ सके? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, यहाँ पर चित्रकारी के भी माध्यम से और कुछ लिखी हुई चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप उर्दू में को देखें तो उर्दू भाषा को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, वैसे ये भी कुछ राइट टू लेफ्ट में कुछ लिखाई वगैरह करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, आगे चल के हम इसकी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे रहा हूँ कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, ये जो सभ्यता है ये काफ़ी एडवांस आपको सिविलाइजेशन की आपको देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा मैं आपको मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा, वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अर्बन जो है सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल शहरी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीज़ें थी। सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय ऐसी सड़कों का निर्माण किया गया था, ऐसी सड़कें बनाते थे लोग जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती थी। और उसका दिमाग मतलब क्या लगाते थे ये लोग है ना, कि भाई उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था है ना। चाहे आप हड़प्पा में देखें, मोहनजोदड़ो में देखें, तो उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था कि सड़कें अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ बनाई जाएंगी और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हवा चलेगी तो सड़कें अपने आप साफ हो जाएंगी। सोचिए क्या उस समय हम जो है बेहतरीन तरीके से लोग दिमाग लगा के उस समय काम करते थे और एक बढ़िया प्रॉपर जो है नगरीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती थी। आजकल हमारे शहर में तो सफाई करनी पड़ती है, इस तरीके का वहाँ अरेंजमेंट था कि अपने आप सफाई वगैरह का काम आपको देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े स्नानागार देखने को मिलेंगे, अन्नागार देखने को मिलेंगे, अनाज रखने की व्यवस्था रहेगी है ना। तो यहाँ पर आपको जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आदि ऐतिहासिक काल आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो आदि ऐतिहासिक काल हम पढ़ेंगे आराम से, पहले ये कवर करेंगे फिर इस पर आएंगे। फिर उसके बाद जब आप ऐतिहासिक काल में आते हैं तो ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक काल के अंदर जो फ्रेंड्स चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं चीज़ें, यहाँ पर आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो विदेशी यात्री वगैरह है उनके विदेशी यात्रियों के द्वारा जो लिखे गए जो एविडेंसेस हैं उनकी किताबें हैं है ना। जैसे अगर हम इतिहास के जनक की बात करें, फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें, तो फादर ऑफ हिस्ट्री अगर आप देखें तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री जो है कहा जाता है। और हिस्टोरिका नाम की उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है ना। और हिस्टोरिका नाम की जब आप पुस्तक को देखेंगे तो आपको उसमें जो है मिलता है कि हाँ जो है इतिहास की शुरुआत जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना, उसके बारे में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो ऐतिहासिक कालखंड रहा, जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड रहा, इस हिस्टोरिक पीरियड में चीज़ें लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी। वैदिक काल में संस्कृत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से आर्यंस जो हैं वो भारत के अंदर आए है ना। और भारत के अंदर आए तो भारत के अंदर वो बेसिकली आए थे खाने की खोज में। एक सीधी सी एक फिलॉसफी आप समझिएगा, यूरोप को अगर आप देखें या मिडिल ईस्ट को अगर आप देखें तो मध्य जो है एशिया की अगर बात करें है ना, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोप के अगर आप चले जाएं यूरोप की तरफ तो काफ़ी ठंडा वहाँ पर होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए नहीं चीज़ें उपलब्ध। आप मिडिल ईस्ट की तरफ चले आए है ना, मध्य एशिया की तरफ चले आए तो मध्य एशिया में आपको सैंड, बालू, रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। खजूर वगैरह बहुत खाने को मिल जाएंगे बट ज़्यादा कुछ वहाँ पर वेजिटेशंस, फल सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह, मसाले वगैरह ये सब आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उस समय के जो लोग थे, जो मध्य एशिया के लोग थे, उनको हम आर्यंस अगर हम कहें तो आर्यंस वो थे। और आर्यंस ने सोचा कि यार यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं, चलो कुछ ना कुछ घूमते हैं, चलो कुछ करते हैं। तो घूमते घूमते वो उधर से भारत की तरफ उन्होंने रुख किया। अब भारत में आए तो उनकी आंखें कहते हैं ना चकाचौंध हो गई, बिल्कुल खुश हो गए वो, यार यहाँ तो खाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था है ना। फल है, सब्जियाँ हैं, नदी है, पानी है, झील है, झरने हैं, पहाड़, सब कुछ, मतलब एक अच्छे जीवन के लिए जो कुछ होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। तो फिर उसके बाद आर्यंस ने हम पर आक्रमण किया, आर्यंस का अटैक हुआ भारत पर। चूँकि आर्यंस के पास आपको वहाँ पर चूँकि वो लोग जानवरों का शिकार करते थे, अगर आप यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर नॉनवेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था, नॉनवेज वहाँ बहुत ज़्यादा खाते थे। और वहाँ पर चूँकि नॉनवेज खाते थे तो उनको जानवरों का शिकार करना पड़ता था, उसके लिए वहाँ पर घोड़े आपको देखने को मिलते थे और बड़े बड़े भाले वहाँ पर आपको देखने को मिलते। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे रहा हूँ ताकि आपको देखिए अगर आप हिस्ट्री को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको पॉलिटी से भी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी।
बट अगर आप हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के फॉर्म में चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी, है ना। तो जब आप इसको समझते रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको स्टोरी बता रहा था कि आर्यंस जो है वो आए, है ना, उनके पास हथियार घोड़े वगैरह थे, और हमारे यहाँ चूँकि जानवरों का ज़्यादा शिकार वगैरह करने की परंपरा थी नहीं। क्यों नहीं परंपरा थी भाई? क्योंकि हमारे यहाँ फल सब्जियाँ बाकी सारी चीज़ें इतनी भारी संख्या में होती थी, मसाले वगैरह इतनी भारी संख्या में होते थे कि हमें बहुत ज़्यादा शिकार की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे पास उस तरीके के हथियार नहीं थे। अब वहाँ पर जो आर्यंस आए, है ना, आर्यंस को जो है अगर मैं बात करूँ तो उनको जो है संस्कृत वगैरह भाषा बहुत अच्छे तरीके से आती थी। तो आर्यंस आए, आर्यंस ने फिर क्या किया, हम पर जो है अटैक किया, है ना, और अटैक करने के बाद जो है यहाँ के लोग पराजित हो गए। तो आर्यंस में उस समय 3 तरह की कम्युनिटी चलती थी, 3 तरीके का उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगर आपको सही तरीके से पता हो कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, जिसको आज की डेट में हम जाति व्यवस्था की अगर बात करें, कास्ट सिस्टम में जो ये बदल चुका है, ये पहले काम के आधार पर था, कर्म के आधार पर था। जो शिक्षा वगैरह या फिर जो शिक्षा दीक्षा इस तरीके की चीज़ों में जुड़ा हुआ है, उसको ब्राह्मण कैटेगरी में डाल दिया। जो सुरक्षा वगैरह में, सिक्योरिटी वगैरह में इस तरह की चीज़ें में लगा हुआ है, उसको क्षत्रिय कैटेगरी में डाल दिया गया। वैश्य जो है बिजनेस वगैरह में, जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, व्यापार वगैरह कर रहे हैं, या अपना कोई रोजगार वगैरह कर रहे हैं या काम वगैरह कर रहे हैं, तो उनको वैश्य की कैटेगरी में रखा गया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही 3 कैटेगरी थी जो आर्यंस के पास थी, और आर्यंस ने इस तरीके से अपने को बांट रखा था। जब वो आर्यंस भारत के अंदर आए, है ना, तो देखिए, कहीं भी अगर आप चीज़ें भेदभाव कर ले जाएं, है ना, आप कहीं पे अगर कुछ डिफरेंशिएशन कर ले जाए तो आपके लिए काम करना आसान था। आर्यंस जो लोग थे वो काफ़ी थोड़ा सा गोरे हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है उस तरीके का जो है क्लाइमेट कंडीशन थी कि वहाँ पर वो लोग गोरे थे। और भारत की अगर बात करें तो भारत के लोग थोड़ा सा डार्क कलर के थे, है ना, मतलब थोड़ा सा काले, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा काले कलर के थे, जो ओरिजिनल इंडियंस थे, जो भारत के थे। लेकिन जब आर्यंस आए तो आर्यंस ने यहाँ पर जब हमला किया और लोगों पर अटैक किया, तो यहाँ पर जो हमारे भारत के लोग थे, आर्यंस ने सोचा भाई इनका क्या किया जाए, अब चलो इनको अपने काम में लगाया जाए, है ना, इनको अपने क्या किया जाए, काम में लगा लिया जाए और इनसे अपनी सेवा करवाई जाए। तो उसके बाद आर्यंस ने क्या किया, एक चौथी कैटेगरी बना दी, जिसको शूद्र कैटेगरी कहा। शूद्र कैटेगरी अगर हम देखें तो सही मायने में अगर आप देखेंगे ना, तो जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं, है ना, SC ST की अगर मैं बात करूँ तो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, वो एक्चुअल में ओरिजिनल इंडियंस हैं, वो एक्चुअल में भारत के मूल निवासी जो सबसे पहले से ही वास करते हैं। और बाकी जितने लोग हैं, बाकी जो आपको जो लोग देखने को मिलेंगे, वो तो जनरली बाहर से आए हैं, वो मिडिल ईस्ट से आए या पूर्व एशिया, मध्य एशिया से आए और वो भारत में आए। तो एक्चुअल जो इंडियंस अगर आप देखेंगे तो वही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो है आर्यंस ने धीरे धीरे यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रसार वगैरह शुरू किया, है ना, सप्तऋषि वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने उसका प्रसार वगैरह के इस तरीके से चीज़ें की और इस तरीके से चीज़ें बढ़ी। बाद में धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि बिजनेस के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर, काम के आधार पर थी, वो धीरे धीरे जो है जाति व्यवस्था में बदलती चली गई, है ना। तो अगर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो अगर आप आगे चल के कभी कोई अच्छे लेवल का मतलब कोई स्टेट सर्विसेज का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं या UPSC का अगर आप एग्ज़ाम लिखना चाहें, जैसे आप में से कुछ लोग लिखना भी चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो एथिक्स वगैरह हैं, है ना, एथिक्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी चीज़, एक सब्जेक्ट होता है वहाँ पर सोशल इशूज़, है ना, सोशल इश्यूज़ आपको देखने को मिलता है ना, जिसमें समाज की जो दिक्कतें हैं, समाज में जो कमियां हैं, वो आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आप चीज़ें आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। आपसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो है जो कास्टिज्म सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है ना, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है। कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिसकी वजह से भारत के अंदर जो है जो जाति व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत हुई और उसको कमज़ोर करने के लिए भी काम किया गया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जैसे अगर हम संविधान की अगर बात करें, तो संविधान की मदद से, संविधान को अगर आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आपको जो है जो कास्टिज्म सिस्टम है वो मजबूत होते हुए भी देखने को मिलता है और थोड़ा कमज़ोर होते हुए भी देखने को मिलता है। अब कास्टिज्म सिस्टम मजबूत कैसे हो रहा है, संविधान कैसे जाति प्रथा को या जाति प्रणाली को मजबूत कर रहा है, क्योंकि आपने जो सारा रिजर्वेशन दे रखा है वो कास्ट के बेसिस पर ही दे रखा है और सरकार ही कास्ट का सर्टिफिकेट मांगती है, जाति का प्रमाण पत्र मांगती है और सरकार ही जाति प्रमाण पत्र बनवा ली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम है। तो इसका मतलब जब आप जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जाति के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और इस केस में आप जाति को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो हो गया कि आप किस तरीके से संविधान जो है जाति प्रथा को मजबूत कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरे तरीके से अगर हम देखें
तो जो है संविधान जो है वो जाति प्रथा को, कास्टिज्म सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए भी काम कर रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? वो इस तरीके से हो रहा है कि संविधान जो है, ऐसे लोग जो पुराने समय में, मतलब जो संविधान लागू होने से पहले जो SC ST OBC कैटेगरी के लोग थे, उन पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पर होता था। उन सभी जो है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए संविधान बहुत तेज़ी से उनकी मदद करता है, और वहाँ पर आरक्षण के तहत वहाँ पर उनको मदद की जाती है, और उस जो जाति प्रथा की सिस्टम की वजह से जो उनको नुकसान पहुंचा था, उसको वो बराबर करने के लिए संविधान जो है सबको एक बराबर करने के लिए भी मदद करता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दोनों प्रोस्पेक्टिव से काम करता है, लेकिन ये आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें तब डेवलप हो पाएंगी जब आप चीज़ों को सही तरीके से जो है आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव करिएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग काफ़ी कम एज के हैं, और थोड़ा सा मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जाम, अच्छा अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की वो तो तैयारी करिए, लेकिन स्टेट सर्विसेज जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज है या UP PCS है, जो भी हिंदी भाषी राज्य वहाँ पर, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। MP PCS है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS वगैरह है, उनके लिए बिल्कुल ज़रूर अप्लाई करिए, और UPSC के लिए भी थोड़ा सा फोकस रहेगा इन फ्यूचर, क्योंकि आपका बेसिक फाउंडेशन अगर आपने ईमानदारी से इसको पढ़ लिया तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, दैट आई प्रॉमिस, है ना, तो उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा कम बैक करते हैं हिस्ट्री में, थोड़ा सा चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कुछ अगर लिखना वगैरह भी हो, आंसर राइटिंग वगैरह हो, तो भी आपको मदद मिले। तो हिस्ट्री हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक कालखंड में हमने देखा एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड हमने देखा, तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, एक दो लाइनें कुछ लिख लीजिएगा, है ना, कुछ फैक्चुअल डेटास लिखते हुए भी चल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इतिहास का जनक, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, आप लिखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना, इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। और हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी थी? इसने बुक लिखी थी हिस्टोरिका नाम की बुक लिखी थी। इसकी किताब का नाम था, इसकी रचना का नाम था हिस्टोरिका, है ना। बुक वगैरह भी पूछी जाती, बुक को हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। पहले अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हिस्टोरिका। यहाँ पर इसने कौन सी बुक लिखी थी? इसने बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम की यहाँ पर इसने जो है बुक लिखी थी, ठीक है ना। तो हिस्टोरिका नाम की बुक इसने लिखी थी, ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, है ना, थोड़ा सा एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन के हिसाब से भी देखेंगे। मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना जो है कहा जाता है ना, मानव जाति का पालना कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए मानव सभ्यता का पालना, पूछा जाए क्वेश्चन मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, जहां पर थोड़ा सा पढ़े लिखे समझदार लोग देखे गए, है ना। जब हम पढ़े लिखे समझदार लोगों की बात करेंगे तो मानव सभ्यता का जो पालना है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो मानव सभ्यता का पालना इसको हम कहेंगे। एशिया महाद्वीप को क्या कहेंगे? मानव सभ्यता का पालना। मानव जाति का पालना कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को हम कहते हैं। तो हेरोडोटस इज बेसिकली नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक। चलिए इतना लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, इतना लिखिए। एक बार कमेंट करके मेरे को बताते हुए रहिए, हाँ सर समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हैं। एक बार थोड़ा सा कमेंट करते रहिए ताकि मेरे को आपका रिव्यू में मिलता रहे। कमेंट करिए फटाफट।
कमेंट करिए फटाफट, देखिए क्लियर है। सुभाष बताइए फटाफट। रनिंग लिख लिया होगा इतना सब ने। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को, है ना, और मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को हम कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। और मानव सभ्यता का पालना हम किसको कहते हैं? एशिया महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? मानव सभ्यता के पालना के तौर पर इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, है ना। बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। मैंने लिए आपके लिए थोड़े बहुत प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नोट्स भी ऐड कर रखे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई यहाँ पर। प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने आपको बताया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, या फिर जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यहाँ पर लेखन कला नहीं है। नो रिटन एविडेंसेस, मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी लिखित सापेक्ष या फिर कुछ लिखित एविडेंसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिलेंगे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी में हमें देखने को मिलता है क्या? स्टोन एज या फिर पाषाण काल। पाषाण काल को मैंने आपको बताया, आपको 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर हम देखेंगे वहाँ पर ताम्र पाषाण काल, जहाँ पर तांबे की खोज की गई थी। सबसे पहले धातु जो हमें मिली थी वो तांबा आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो पशु हमें देखने को मिलता है वो कुत्ता आपको देखने को मिलता है। मानव द्वारा पाला गया, यूज़ किया गया सबसे पहला पशु, है ना। सबसे पहले हमने पहिए की खोज की थी, है ना, वहाँ पर जौ और गेहूं की जो है खोज भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चावल की भी आपको खोज देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल या फिर प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड होता है, इसमें लिखा तो है, लेखन है, परंतु अपठनीय है, अनरीडेबल रिटन एविडेंसेस। तो यहाँ पर लिखित हमें सापेक्ष तो देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो सापेक्ष है वो अनरीडेबल है, उसको हम पढ़ नहीं सकते। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम क्या बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें पठनीय लेख है, संस्कृत भाषा में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को लिखी हुई देखने को मिलेंगी और अलग अलग भाषाओं में। तो ऐतिहासिक काल ये हिस्टोरिकल पीरियड आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें रीडेबल रिटन एविडेंसेस हैं। वैदिक काल से आरंभ है और आज तक ही आपको देखने को मिलेगा। सो वैदिक काल हो गया, है ना, वैदिक टाइम पीरियड हो गया, जिसको हम एंशिएंट इंडिया आपको कह दिए, है ना। उसके बाद मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, है ना, मेडिवल इंडिया का हम जो है देखेंगे। और उसके बाद हम जो है मॉडर्न जो है अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री हम देखेंगे, तो उसमें भी हम 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, इसके बारे में आगे चल के धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ। देखिए, शुरुआत की जो 5-6 क्लासेस हैं वो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर शुरुआत की 5-6 क्लासेस में अगर आपको थीम समझ में आ गई कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो आपको हिस्ट्री आराम से समझ में आ रही है। थीम में, एक फ्लो में हम चलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है आद्य ऐतिहासिक काल, और जो है आपका जो है आद्य ऐतिहासिक काल के साथ साथ जो हमारा जो पाषाण काल है ना, जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कह रहे हैं, वो दोनों हम कालखंड पूरे कर लेंगे, जिसमें पूरा स्टोन एज, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हम कवर अप कर लेंगे। उसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण बुक्स, बाकी कुछ चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे जो आपका ऐतिहासिक काल है ना। तो ऐतिहासिक काल में वैदिक से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम उसके बाद हम उसको देखेंगे, है ना, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर अप होते रहें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इतिहास के हमारे पास सोर्सेस क्या क्या है, रिलीजियस और हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स हमें जो है कौन कौन से हमें ऐसे साक्ष्य देखने को मिलेंगे, एविडेंसेस देखने को मिलेंगे भाई, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हम जो है बांट सकते हैं। मतलब हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं और इनके आधार पर कहेंगे हाँ यार, इस समय ये चीज़ हुआ करती थी, इस समय वो चीज़ थी, इस समय ऐसा था। तो आप किस आधार पर करें? ऐसे हवा में तो कहेंगे नहीं कि यार उस समय पत्थर मिला, यार उस समय आग मिला होगा, यार उस समय ये हुआ होगा, उस समय वो हुआ होगा, ऐसा तो कहा नहीं गया होगा। हमें जो है हमारे पास भाई कोई ना कोई एविडेंसेस या सबूत होंगे। तो एविडेंसेस की अगर बात करें तो या फिर साक्ष्य की अगर बात करें तो किस किस तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो हमारे पास कुछ रिलीजियस स्क्रिप्ट्स वगैरह हो सकता है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सबसे आपको नया आपको देखने को मिलता है, सबसे पुराना आपको ऋग्वेद देखने को मिलता है। तो आपको वेद के थ्रू धर्म ग्रंथ, आपको रिलीजियस स्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे चाणक्य की नीति जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य की, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्टिव से बात करें, ध्यान रखिएगा,
कौटिल्य अर्थशास्त्र तो है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राजनीति शास्त्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पॉलिटिकल जो है किस तरीके से एक पॉलिटिकल सिस्टम को रन किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाता है ना। यहाँ पर जो है चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुछ लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं इसमें पूरी अर्थशास्त्र की चर्चा है, नहीं, यहाँ पर प्रशासनिक गुरु के तौर पर जो है यहाँ पर चाणक्य को माना जाता है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, उसके बारे में चर्चा वगैरह देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, कुछ विदेशियों के विवरण है ना, जो बाहर से जो विदेशी भारत के अंदर आए उन्होंने अलग अलग तरीके की बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो विदेशियों का कुछ विवरण रिकॉर्ड मिलता है, उससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ जो सबसे जो है पुराने समय से जो चला आ रहा है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य देखिए उस समय के ज़माने के स्टोन एज के पत्थर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, वहाँ के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उनके बेसिस पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, आपको डिवीज़न देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपको चीज़ें बटी हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, धार्मिक और ऐतिहासिक जो है आधारों पर हम अलग अलग तरीके के हमें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, और इन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इनकी बेसिस पर हम क्या कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह अपना कर पाते हैं, और वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोन एज की, है ना। तो अगर हम अपना एक बार घटनाक्रम देख लें तो अपने तो ऐसे वाली हरकतें थी, यहाँ से एवोल्यूशन होते 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 है ना यहाँ तक आ चुके हैं। मतलब जैसे पहले थे वैसे ही बन गए हैं, आगे आए कंप्यूटर बस, है ना। अगर आप देखें तो अपने अगर हालात देखें तो कहते हैं ना, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म, है ना। तो वही हालात कुछ अपने आप को देखने को मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है हर 2-3 हज़ार सालों पर सभ्यताओं का आपको कहीं ना कहीं चेंज आपको देखने को मिलता है। 2-4-5 हज़ार सालों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सभ्यताएं चेंज होती हैं, वो कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी, है ना, यहाँ से स्टोन एज से शुरुआत की थी, आदि मानव जैसे हमारी हरकतें थी, फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से डेवलप हुए, इस तरीके से डेवलप हुए, और कुछ दिन में हम वैसे वापस आ गए। और अभी थोड़ा सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस होने दीजिए तो अपनी हरकतें तो जो है पूरी तरीके से वो काम हमारा और भी बंद हो जाएगा, वो चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसकी, स्टोन एज की बात करेंगे, है ना। स्टोन एज या फिर इसको हम पाषाण काल कहते हैं। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, है ना, तो पत्थर को जो है कहा जाता है पाषाण, है ना। तो पाषाण काल आपको देखने को मिलता है। इस जमाने के लोग, पहले मैंने चलिए जनरल फीचर्स आपको बताता हूँ। जब कोई भी आप कालखंड पढ़ेंगे, जब कोई भी आप टाइम ड्यूरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक जो है कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बेसिकली चल क्या रहा है, वहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और उसके आधार पर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, उस पर बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपके दिमाग में थोड़ी सी थीम बैठनी चाहिए कि ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि किस में क्या था। अगर आपके दिमाग में एक बार थीम बैठ गई तो आप आराम से चीज़ ध्यान रख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस जमाने में लोग जो है बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल गंवार थे, जंगलों में लोग रहा करते थे, है ना। और यहाँ पर इस समय की अगर लोगों की मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से खाना बदोश लोग थे। खाना बदोश लोग का मतलब जैसे जानवर जो है खाने के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, वही हालात अपने थे, और अपने भी जो है खाने की तलाश में इधर उधर भटका करते थे। खाने की तलाश में इधर भटका करते थे, हाहू हाहू हुआ ऐसे करके बातें करते थे ये लोग। तो कोई भाषा थी नहीं, है ना, कोई भाषा उस समय थी नहीं। और अगर कुछ ये बोलते भी होंगे तो आपस में भले समझ लेते हैं, जैसे जानवर आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं, बात तो चीत तो करते हैं, लेकिन वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं ना। तो हमारे जो है फिलहाल समझ से वो बाहर है ना। तो ये अपने समय के हिसाब से अपने लिए तो हो सकता है पढ़े लिखे, लेकिन हमारे लिए पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो हम समझ नहीं पाए आज तक, और हमें कोई ऐसा सबूत भी एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन एक बात हमें ये समझ में आती है कि ये लोग अपने जीवन को बचाने के लिए जंगलों के आसपास रहते थे, जंगलों के पास रहते थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जंगलों के पास रहने के साथ साथ ये थोड़ा सा नदियों के पास भी रहते हैं, क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए खाना और पानी 2 बेसिक नीड है। अगर आप कोई जानवर से, है ना, कहते हैं किसी भी जानवर को उठा के लिख ली, या कोई भी जीव अगर आप देखिए, कोई भी अगर आप स्पीशीज़ देखें जो इस पृथ्वी पर जिंदा है, तो 2 चीज़ें हमें बिल्कुल ज़रूरी है। तो ऐसे 3 है, हवा, पानी और खाना, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन खाना और पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो पीने के लिए पानी कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो जनरली नदियों के पास, अमूमन अगर हम कहें जो रिवर्स हैं, नदियों के पास हमें पीने का पानी मिल जाएगा। और नदियों के पास ही शिकार करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि नदियों के पास जानवर वगैरह पानी वगैरह पीने आते थे, और जब जानवर वहाँ पर पानी पीने वगैरह आते थे तो अपने पास एक अच्छा मौका था कि हम वहाँ पर शिकार करके जानवर को खा जाएं। ठीक,
अब वहाँ पर जो है बड़े बड़े आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं, शेर, चीता, भालू, इस तरीके की जो आपको जंगलों में जो जानवर देखने को मिल रहे हैं, उन जानवरों को मारा कैसे जाए, है ना। तो वहाँ पर उस समय के लोग इतने जो है मजबूत हुआ करते थे कि भाई 4-5 लोग मिलकर जो है शेर तक को मार दिया करते थे। और उसके लिए ये यूज़ करते थे किसको, पत्थरों को यूज़ करते थे। बड़े बड़े पत्थर होते थे और बड़े बड़े पत्थरों से जो है उसको लेके मार दिया, आराम से जानवर मर गया, और उसको कच्चा ही खा जाते थे। कच्चा खाने का कारण ये था कि भाई उस समय आग वगैरह की खोज तो हुई नहीं थी। शुरुआत में अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल में, तो आग वगैरह की खोज हुई नहीं थी। जब आग की खोज हुई नहीं है तो किया क्या जाए, तो कच्चा ही वहां पर खा जाते थे। ठीक, अब हुआ क्या, ऐसे ही समय चल रहा था, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, हुआ क्या कि यहाँ पर ये जानवर मारने का प्रयास कर रहे थे, है ना। ये स्टोरी है ना, हिस्ट्री है, मतलब एक स्टोरी है, इसमें सुनिएगा। ये पत्थर जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, तो हुआ क्या, एक पत्थर जो है इन्होंने फेंकने की कोशिश की, एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकरा गया किसी कारण से, और टकरा गया तो उस कारण वहाँ के आसपास के एरिया में आग लग गई, और वहाँ पर कुछ मरा हुआ जानवर वगैरह भी था। अब जब मरा हुआ जानवर था तो जब आग वगैरह लग गई तो जानवर वहाँ जल गया। उसके बाद उस मरे हुए जानवर को, जो कि जल गया है, उसको उन्होंने खा के देखा, बड़ा टेस्टी लगा यार। ये तो कच्चा खाते तो उसमें मज़ा कम आता था, ये जो पका हुआ है इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और पत्थर के लड़ने से जो चिंगारी टाइप की निकली, वो जो आग निकली, ये सोचा यार वो आग निकली कैसे। तो इन्होंने पत्थरों पर थोड़ा और प्रयास किया, कुछ देखा, इधर उधर पटका, बड़ा मत्था मारा। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर खोज हो गई किसकी, आग की, फायर की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाषाण काल की, स्टोन एज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, कहते हैं ना, अगर हम खोज की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें यहाँ से मिली, वो हमें क्या मिली, आग मिली। यहाँ पर मानव पहली बार जो है आग की खोज करता है और उसको आग जलाना आता है। अदरवाइज इससे पहले हम सब कुछ रॉ या फिर कच्चा ही खाते थे, आग नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, और ये आग की खोज अचानक ही हुई थी, है ना। इसके लिए वहाँ कोई साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह तो करने कोई बैठा नहीं था। वो पत्थरों को फेंकते फेंकते पत्थर आपस में रगड़ खाए, वो थोड़ा सा वहाँ पर जो है फ्रिक्शन हुआ, और उसकी वजह से फायर आपको देखने को मिली। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो वो एक जो है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि यहाँ पर जो है ये जो लोग थे, जब ये, तो मैंने थोड़ा सा पूरा पाषाण का व्यू दिया। यहाँ के जब लोग थे तो यहाँ पर पत्थर जिनसे ये हमला करते थे, वो पत्थर थोड़े से बड़े थे। मतलब पूरा पाषाण काल, पुराने पाषाण काल की बात करूँ तो स्टोन एज में जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें पत्थरों का साइज बड़ा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप समय से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता चीज़ें थोड़ी थोड़ी एडवांस होती जाती हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें सुधरती जाती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पूरा पाषाण काल से जब ये पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल में एंटर हुए, तो वहाँ पर थोड़ा सा पत्थरों का साइज, मतलब जो इनके पत्थर थे, मतलब हथियार अगर मैं कहूँ, इनके लिए तो हथियार ही था ये जो इनके वेपन्स थे, इनके जो हथियार थे, उनके आकार थोड़े छोटे होने लगे। क्योंकि बड़े पत्थर को लेकर उससे हमला करना और उसे मारना थोड़ा टफ था, है ना, थोड़ा कठिन था, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मार नहीं पाते थे, है ना, कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन सोचिए अगर आपके पास पत्थर के थोड़े से नुकीले से आपके पास हथियार हो जाएं और छोटे रहें, उनको कैरी करना आसान होगा, उनको ले जाना आसान होगा, और उनसे किसी जानवर को मारना आसान होगा। तो वो जो छोटे हथियार जो है, यहाँ पर हथियारों का रूप जो है वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया। तो जैसे जैसे आप स्टोन में मध्य जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर आपकी चीज़ें जो है धीरे धीरे सुधरती हुई आपको देखने को मिलेगी। जब हम नव पाषाण काल के दौर में उतरेंगे तो धीरे धीरे मानव जो है हल्का फुल्का खेती का भी काम करना शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत आपको जो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत में हम क्या थे भाई, खाना बदोश टाइप के लोग थे। खाना बदोश टाइप के मतलब घुमक्कर टाइप के लोग, जहाँ कुछ मिला वहाँ घूम घूम के इधर उधर जानवर मारा, खाया पिया, यहाँ पर घूमने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे नव पाषाण काल आते आते हम लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर की फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, तो अब लोग वहाँ पर एक जगह थोड़े से इकट्ठे होने लगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, समाज की बात करूँ, तो धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा आपको समाज बनते हुए आपको देखने को मिला। क्योंकि पहले लोग थोड़ा बहुत ग्रुप में रहते थे, थोड़ा बहुत ग्रुप में रहते थे। उसका ग्रुप में रहने का कारण क्या था कि एक तो इनको अपनी जानवरों से सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि अकेले रहते तो कोई भी जानवर मार के इन्हीं को खा जाता। थोड़ा सा ग्रुप में रहते थे तो लोग जो है, कोई जानवर इनका शिकार नहीं कर सकता था,
और ये जानवर को शिकार करके उसका यूज़ कर लेते थे। लेकिन जब ये खेती जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया तो अपने साथ इन्होंने कुत्ता, है ना, कुत्ते की अगर मैं बात करूं तो कुत्ता, डॉग की अगर मैं बात करूं तो डॉग इन्होंने पालना शुरू किया। तो मानव द्वारा सबसे पहला जो है पाला गया जानवर जो है आपको कुत्ता यहाँ देखने को मिला, है ना, तो वो इनके पास आया। साथ ही साथ जब खेती आप करें तो खेत में थोड़ा सा पानी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो नदियों के आसपास ये थोड़ा सा रुकना शुरू हो गए। पहले जो घूम घूम कर इधर से उधर हर समय चले जाया करते थे, धीरे धीरे इनका जो निवास है, जो इनका रेजिडेंस है, वो थोड़ा सा स्थायी होने लगा। स्थायी होने का कारण क्या रहा? क्योंकि जब भाई इनको खेत वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अपना खेती कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने झोपड़पट्टी टाइप का, थोड़ा सा घर वगैरह टाइप का भी सिस्टम यहाँ पर हल्का फुल्का देखने को मिलता था। वैसे हालांकि गुफाओं में ये रहना ज़्यादा पसंद करते थे, केव्स में, तो वहाँ थोड़ा सुरक्षित रहते थे, लेकिन इस तरीके की भी थोड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलने लगी। इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आ जाता है ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज की गई। जब इस हम स्टोन एज के लास्ट में पहुंचते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में जैसे ही तांबे, पहली जो धातु की खोज हुई, पहला जो मेटल या धातु जो पाया गया उसको हम लोग तांबा कहते हैं। तांबे की जैसे ही खोज हुई, कॉपर के नाम से जिसको आप जानते हैं, तांबे की जैसे ही खोज हुई, यहाँ से आपका स्टोन एज खत्म होता है। और स्टोन एज खत्म होते ही आपका फिर अगला जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ये माना जाता है कि जो आपका ताम्र पाषाण काल है, इसको कैहोलिथिक एज कहते हैं, कैहोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसमें जब कैलियोलिथिक जो पीरियड होता है, ये जब ख़त्म होता है तो इस समय चूंकि तांबे की खोज हो चुकी थी, और ये माना जाता है कि इसी समय धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की भी शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण की क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि तांबा हमें मिल चुका था, और तांबे से धीरे धीरे औद्योगिकरण का मतलब ये नहीं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, नहीं, छोटा मोटा लोगों ने तांबे के बर्तन, तांबे की चीज़ें, तांबे के सिक्के, इस तरह की चीज़ें कुछ बनाना हमने शुरू कर दिया था। और इसी के बाद हम इंटर कर जाते हैं किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंटर करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया किसमें, स्टोन एज के अंदर, है ना। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको स्टोन एज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। डोंट वरी सर, हम तो कुछ लिखे ही नहीं, हमें याद कैसे रहेगा? सब कुछ मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आपके लिए ऐड कर रखा, वो भी हम देखेंगे। पहले बताइए, इतनी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन बताइए फटाफट, क्विकली कमेंट करिए, प्लीज़ डू कमेंट। बताइए, देखिए इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, तो ये हमें क्लियर है, ये बात हमें समझ में आ रही है, ठीक। चलिए, यहाँ पर कुछ टाइमलाइन आपको दे रखा है। टाइमलाइन बहुत ज़्यादा अभी रटने की जरूरत नहीं, फिलहाल अभी थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करिए। टाइमलाइन आपको ऑटोमेटिकली मैं याद करा दूंगा। पहले कंसेप्ट समझिए। अगर आप इतिहास में डायरेक्ट नंबर या फैक्ट रटने की कोशिश करेंगे तो फिर भाई दिक्कत होने वाली है, फिर आप यही रटते रहोगे, आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। एक बार आपको थीम लाइन समझ में आ गई, थीम लाइन समझने के बाद धीरे धीरे हम टाइम लाइन उसमें ऐड कर देंगे, तो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी, ध्यान में रहेंगी। जो मैं आपको पूरा पाषाण काल की बात बता रहा हूँ, तो लगभग आज से अगर आप देखें तो लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले अगर आप देखेंगे, लगभग 20 मिलियंस ईयर एगो अगर आप देखेंगे, तो उस समय आपको देखने को मिलता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको BC और AD का कंसेप्ट भी बताया था कि ईसा मसीह के जन्म से तकरीबन 20 लाख साल पहले, है ना, 20 लाख साल पहले, या फिर 20 लाख ईयर एगो अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, है ना, जिसमें लगभग 5 लाख साल से 10 लाख साल, 10,000 साल तक अगर हम देखें, तो इस समय से लेके इस समय तक ये आपका पुरा पाषाण काल चला। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड जो है आपका 10,000 से लेके 4,000 BC तक रहा। इसके बाद नियोलिथिक एज को हम लोग नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल कहते हैं, 6,000 से 10,000 BC तक रहा, ठीक है। तो ये आपको 3 जो है टाइम स्पेन देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको टाइम स्पेन पर ज़्यादा नहीं फोकस करना, टाइम स्पेन में आपको याद कराऊंगा, डोंट वरी, बट अभी आप केवल जो कंसेप्ट में बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती।
चलिए, तो अब यहाँ पर जो है मध्य पाषाण काल में बस पत्थरों का साइज छोटा हुआ था, है ना। यहाँ पर आपको माइक्रोलिथिक आपको देखने को मिलते हैं और लगभग जो है वही चीज़ें चल रही थी। काफ़ी कुछ हमें नई चीज़ें देखने को मिलती नव पाषाण काल में, ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको आखिट संग्राहक कहते हैं, हंटर गैदरर हम कहते हैं। इस समय जो मनुष्य हुआ करता था वो शिकारी हुआ करता था, खाना बदोश कहिए, शिकारी कहिए। और पुरा पाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार था, आग की खोज। तो जो सबसे पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो पुरा पाषाण काल में यहाँ पर आग की खोज आपको देखने को मिलती है। जो हमारे पास हथियार थे वो पत्थर के होते थे, वो बड़े आकार में थे। जब आप मध्य पाषाण काल में आते तो उनका हथियारों का साइज जो है छोटा हो जाता है, इसीलिए उसको माइक्रोलिथिक टाइम स्पैन भी कह देते हैं। तो आपको छोटा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो नव पाषाण काल में आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि नव पाषाण काल में हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। और इसी के आगे ताम्र पाषाण काल आता है जिसमें भी हमारा काफ़ी कुछ था। तो ताम्र पाषाण काल को कई बार इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें तांबे की खोज हुई थी। तो नव पाषाण काल के साथ ही कई बार उसको ऐड करके पढ़ लिया जाता है। तो ताम्र पाषाण काल के बाद फिर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगी। तो देखिए क्या हुआ, नव पाषाण काल को हम नियोलिथिक एज आपका कहते हैं। इस समय क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। तो मैंने आपको बताया था पहिए की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। कृषि का आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि, है ना। इंसान ने पहली बार खेती करना शुरू कर दिया था। लोग स्थायी निवास, परमानेंट रेजिडेंस लोगों का बनने लगा था, लोगों का भाई स्थायी निवास होने लगा था। अब लोगों के स्थायी निवास के होने का कारण क्या रहा, लोगों के स्थायी निवास के होने का ये कारण रहा कि लोग जो है यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा खेती करना सीख गए थे। अब चूंकि खेती करना सीख गए थे तो मजबूरी थी कि भाई जहाँ खेती करें वहीं के आसपास कहीं रहना है। ऐसा थोड़ी आज खेती यहाँ की, कल को भाग के वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, नहीं। जो खाना बदोश वाली ज़िंदगी थी, जो हम लोग पूरी तरीके से इधर उधर मूव करते रहते थे, वो हमारा सिस्टम बंद हो गया था एक तरह से। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पशुपालन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया गया था। तो कुत्ता जो है प्रथम पालतू जानवर था। डॉग वॉज द फर्स्ट पेट दैट वी बेसिकली हैव मेड, वी हैव बेसिकली हैंडल दैट, है ना। तो कुत्ता आपको देखने को मिलता है। और कुत्ता जो है हमारे लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पुराना, मतलब, है ना। अगर आपको आपके गली में कुछ कुत्ते देखने को मिले तो उन कुत्तों को पूरा जो है सम्मान दीजिए। अगर सम्मान नहीं दे सकते, सम्मान देने का मतलब क्या है भाई, घर में कुछ खाने का अगर बच जाता है तो एक दो रोटी उनको भी डाल दीजिए। घर में गाय वगैरह है, बाकी जानवर, उनको तो खिलाते हैं, बट उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको भी थोड़ा एक दो रोटी दे दिए। अगर कुछ नहीं देते हैं उनको तो कम से कम उनको मारिए मत, उनको पत्थर डंडों से मारिए मत, है ना। क्योंकि आपके साथ इंसान धोखा कर सकते हैं, ह्यूमंस धोखा कर सकते हैं, इंसानों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो आपको पता है दुनिया में सबसे वफादार अगर कोई स्पीशीज़ है जानवरों में तो वह कुत्ता इंसान से ज़्यादा वफादार होता है। और वो शुरुआत से हमारे साथ अभी तक है, ठीक है। बाकी कितने जानवर आए, कितने जानवर चले गए, बट कुत्ता तब भी था, अब भी है, जब से हम थे और हम अभी भी हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। तो कुत्ते को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पशुपालन के तौर पर आपको, एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर यहाँ पर आपको कुत्ता देखने को मिलता है, ठीक है। तो पाषाण काल, स्टोन एज की अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में आपको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको पहिए का आविष्कार देखने को मिलता है। एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वेरी क्रूशल, है ना। जो पहिए का आविष्कार था वो बहुत ही क्रूशल था। एंड ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर एविडेंसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और बातें हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस काल में कुछ हम इंपॉर्टेंट जो है टाइम स्पैन और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन है और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, अभी इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको एक आउटलाइन देता हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा। कालखंड की अगर बात करें तो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का टाइम लगभग स्पैन माना जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, बट ये जो है एनसीईआरटी का जो कंटेक्स्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का कंटेंट है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करिएगा। अदरवाइज टाइमलाइन जनरली एग्जाम में नहीं पूछा था, आप मोटा मोटा आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो जहाँ से ये खत्म होता है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व 4000 BC तक आपको देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा बताया था, देख लीजिए। यहाँ से मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म दिवस माना जाता है, अंग्रेजों के ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, माना जाता है। यहाँ 0 वर्ष है और इसके बाद से जो है
समय शुरू होता है किसका, ईश्वर का कार्यकाल जो है, ईश्वर का समय जो है शुरू होता है, ईश्वर का कार्यकाल चलता है और वर्ष हम लोग 2023 में इस समय है। तो इसको हम लोग ईसा या फिर एनो डोमिनी या फिर एडी के नाम से जानते हैं, इसके बाद वाले टाइम को। तो टाइम यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो 0 वर्ष था, 100 वर्ष हुआ, है ना, 1000 वर्ष हुआ, 1000 वर्ष हुआ, 2000 वर्ष हुआ और 2023 आ गया। ठीक, लेकिन जब इससे पीछे आते हैं तो इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और भाई 0 तक हम कैसे पहुंचेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं 25 लाख वर्ष पूर्व जो है ये आपको पूरा पाषाण काल देखने को मिला, 25 लाख वर्ष पूर्व। ऐसे 25 लाख हुआ, फिर आपका 15 लाख हुआ, 15 लाख साल पहले, है ना, और फिर 15 लाख BC, है ना। और इसके बाद अगर आप देखें तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 15 के बाद 10,000, है ना, 10,000 आ जाएगा, 10,000 के बाद फिर 5,000 आ जाएगा, 5,000 के बाद फिर 1,000 आ जाएगा और 1,000 के बाद 0। और फिर यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। और इससे पहले के जो टाइम को हम BC कहते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, या ईसा पूर्व इसको लिखते हैं, है ना। बिफोर क्राइस्ट BC लिख लिए या ईसा पूर्व लिख लिए। तो 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 25 लाख साल पहले जो है हमारा इंसानों का जो है कार्यक्रम आपको शुरू होते हुए देखने को मिलता पूरा पाषाण काल में। और ये 25 लाख साल से कितने तक चला, 10,000 साल तक चला। 10,000 से लेके 4,000 तक हम बात करेंगे तो 10,000 से 4,000 तक इसका चला, मध्य पाषाण काल चला। और फिर उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक, है ना, 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक या जो है ये आपका नवपाषाण काल चला। इसको आप 4,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 4,000 से 1,000 तक अगर मैं कहूँ, क्योंकि 1,000 से 4,000 तक यही चला। और 10,000 से जो है 4,000 से 1,000 तक ईसा पूर्व नवपाषाण काल आपको चला। तो ये आपको टाइमलाइन आपको देखने को मिलता है। तो टाइमलाइन आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अगला अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, लक्षण हमारे क्या थे, लक्षण हमारे देखिएगा क्या थे। हम जो है इस समय आखेटक या फिर आखेटक मतलब होता है शिकारी, या फिर उस समय हम खाद्य संग्राहक के तौर पर काम करते थे और वहाँ पर जो है हम इधर उधर घूमते रहते थे और अपने खाने पर ही पूरी तरीके से फोकस करते थे, खाना बदोश थे। आखेटक, शिकारी, खाद्य संग्रह और पशु पालन की भी थोड़ी बहुत आपको शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर हमने कृषि की व्यवस्था शुरू की, पशुपालन को एक व्यवस्थित रूप हमने दिया और समाज का स्थायी निवास प्रारंभ हुआ। तो ये आपको नवपाषाण काल में देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पत्थरों के आपको बड़े बड़े हथियार जैसे क्वार्ट्ज, सल्क और ब्लेड आपको बड़े हथियार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर माइक्रोलिथिक पीरियड आपको आ जाता है, पत्थरों का साइज जो है छोटा हो जाता है। तो छोटे आकार के पत्थर, सोच पत्थर और माइक्रोलिथिक पत्थरों के हथियार आपको देखने मिलते हैं। और स्लेट के पत्थरों के आपको हथियार देखने को मिलते हैं। पत्थरों का आकार यहाँ पर काफ़ी पत्थर शार्प, नुकीले हो जाते हैं और छोटे आकार में हो जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा पत्थर, यहाँ पर छोटा पत्थर, यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा नुकीला हथियार का रूप ये पूरी तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो पूरा पाषाण काल है उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर इनके जो है एविडेंसेस पाए गए, इनके सबूत पाए गए, है ना। तो कहां कहां ये सबूत आपको देखने को मिलते हैं, तो भारत की अगर बात करें देखते हैं तो अतिरमपक्कम की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में इसके सबूत हमको देखने को मिलते हैं पूरा पाषाण काल के। हथनोरा मध्य प्रदेश में आपको इसका पूरा पाषाण काल का आपको एक एविडेंस जो है आपको वहां पर जो है इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका मध्य प्रदेश में किसके साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मिर्जापुर के मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी होगी, तो वेब सीरीज याद रखिएगा कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो है पूरा पाषाण काल के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, एविडेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी, आग की खोज थी। जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा समरी के फॉर्म में यहाँ पर चीजें दी हुई है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद हमें फ्रेंड्स देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल हमें देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल में अगर हम देखें तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर इसके साक्ष्य हैं। सराय नाहर राय, है ना, ये आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला है, यहाँ हमारे पास एविडेंस है। बागौर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आग का व्यवहारिक उपयोग हमने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आग की अचानक खोज हुई थी कि पत्थर टकराए थे, आग निकल गई, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग जो कि खाना वगैरह बनाने में, मतलब उस समय जो हम जानवर मारते थे उसको पकाकर खाने में जो है थोड़ा सा व्यवहारिक उपयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। नौ पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा आता है, इसको ध्यान रखिएगा। बुर्ज होम कश्मीर में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। गुफर कराल जो है
कश्मीर में चिराद बिहार है ना, तो बुर्ज होम कश्मीर जरूर ध्यान रखिएगा। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भी आपको इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। बलूचिस्तान इज ना पाकिस्तान, ठीक है। साथ ही साथ हमें पहिए की खोज, कृषि की खोज, विविध पशुपालन और समाज का निर्माण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थोड़ा सा नवपाषाण काल के अंदर, है ना। तो पूरा पाषाण काल में हमें ये चीज़ें देखने को मिली। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पर्टिकुलर काल में लोग बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इतिहास के किस कालखंड में, इतिहास के किस टाइम पीरियड के अंदर लोग बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, कुछ भी ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, तो कौन सा कालखंड होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम कुछ भी नहीं जानते थे। वहां पर हमें केवल और केवल क्या मिलता है भाई? केवल और केवल आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा ऐसा कालखंड रहा जिसमें आपको चीजें लिखी हुई तो मिलेंगी बट वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, उसको हम पढ़ नहीं सकते, है ना, अनरीडेबल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको देखने को मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड टाइम स्पैन में जो हमें चीज़ें मिली, जो हमें साक्ष्य मिले, जो हमें एविडेंसेस मिले, स्क्रिप्ट मिली, लिखी हुई चीज़ें तो मिली, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में। और कहाँ पर पढ़ा लिखा सब कुछ हमें देखने को मिला, एविडेंसेस प्रॉपर तरीके से देखने को मिले, तो ऐतिहासिक काल के अंदर हमें देखने को मिला। आग की खोज, है ना, पूरा स्टोन एज की सबसे महत्वपूर्ण जो है खोज कौन सी थी? वो आग की खोज थी। कौन कौन सी, अगर हम पूरे स्टोन एज की अगर हम बात करें एक साथ, जिसमें पूरा मध्य और नवपाषाण काल को हम ना बांटें और एक साथ अगर हम देखें, तो पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज किस चीज़ की थी? तो आग की थी। सबसे और महत्वपूर्ण खोज किसकी थी? पहिए की थी, है ना। पहिए की खोज वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी, नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ हमने जानवर भी पालने शुरू कर दिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला जो है जानवर, आपको कुत्ता आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर और देखें, और हमें क्या मिला? हमने आग की खोज की थी, उसका व्यवहारिक उपयोग हमने शुरू कर दिया था, उससे मतलब हमने भोजन वगैरह पकाना अपना शुरू कर दिया था। इसके अलावा और हमने क्या किया? हमने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम, थोड़ा बहुत कृषि का काम, खेती का काम हमने शुरू कर दिया था इन अ लिटिल बिट ऑर्गेनाइज वे में। और साथ ही साथ हम स्थायी निवास भी हमारा शुरू हो गया था, क्योंकि जहाँ हम खेती करते थे वहीं पर आसपास धीरे धीरे हमने बसना शुरू कर दिया। और यही जब नवपाषाण काल के बाद जो ताम्रपाषाण काल आता है, उसमें तांबे की खोज होती है, और तांबे की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और माना जाता है कि हमारा जो काम है, जो अगर हम कहें जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है या औद्योगिकीकरण की शुरुआत, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत है वो ताम्रपाषाण काल के बाद से ही शुरू होती है, और उसी के बाद शुरू होता है फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन एज कंप्लीट हो गया, स्टोन एज में भी बहुत सारी बातें हमें करनी है, बट ये थोड़ा सा आपका आज पहला सेशन था, तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। काम आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया जाए घर पे डेली का डेली रिवाइज करिए। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। मैं हैंड रिटन नोट्स भी इसके तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपको जो है एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप चीज़ें आराम से ध्यान रखेंगे, है ना, और ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। चलिए उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे आज शाम के सेशन में हम अपना पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे, तो हिस्ट्री और पॉलिटी साथ में लेके चलेंगे, है ना, ताकि दोनों चीज़ें कवर अप होते रहें। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इकोनॉमी में अपना इंटर करेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।